अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो एंटी नेटल कॉम्प्लिकेशन की मैनेजमेंट जो है वो हम पढ़ रहे थे और उसमें दो एक छोटे से लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक में हम बात करेंगे पोस्ट डेट प्रेगनेंसी की और दूसरी तरफ हम बात करेंगे वेजाइनल ब्लीडिंग की, जो कि काफ़ी कॉमन है लेकिन बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट करती है। सो पोस्ट डेट प्रेगनेंसीज़ कौन सी प्रेगनेंसीज़ होती हैं? सो वो प्रेगनेंसीज़ जिनमें ऑलमोस्ट अगर हम कहें कि 42 वीक से ज़्यादा टाइम गुजर गया है और अभी तक इंडक्शन जो है या लेबर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो पोस्ट डेट प्रेगनेंसी में आता है। अब ये टाइम फ्रेम कैलकुलेट करने के लिए कि जी प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा है और अभी हम कहें कि हाँ जी पोस्ट डेट में आप जा रही हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है पेशेंट को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि आप उसकी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डेटिंग स्कैन होता है वो परफॉर्म करें, ठीक है। और उसके अलावा इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये भी होता है कि पेशेंट को खुद ही अपनी LMP लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट पता हो और उसमें किस तरह से डेट डाल के एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट और जो आपकी प्रेगनेंसी के वीक्स हैं वो निकालते हैं, आप सबको आता होगा। और नंबर थर्ड चीज़ ये होती है कि ड्यूरिंग डेटिंग स्कैन हम क्राउन रम्प लेंथ को मेजर करके प्रेगनेंसी के वीक्स का अंदाज़ा ये कैलकुलेशन करते हैं। कैसे वो मैंने पहले कराया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ रिपीट करके आपको बहुत सैचुरेट नहीं करूँगी। अब आजकल जिस तरह की खुराक है या जिस तरह की चीज़ें हैं, बहुत दफ़ा आप देखोगे कि 9 महीने पूरे हो गए, 40, 41, 45 हफ्ते हो गए, लेबर स्टार्ट नहीं होता। ये बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। सो हमारी बुक के डाटा के मुताबिक अप टू 10% प्रेगनेंसीज़ में ऐसा होता है कि वो पोस्ट डेट में जाती हैं। और वो क्यों पोस्ट डेट में जाती हैं, इसकी एटियोलॉजी कोई ऐसा सच पता नहीं है, अननोन है, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो रिस्क है टू मदर एंड बेबी वो काफ़ी ज़्यादा है। मैटरनल रिस्क भी हो सकते हैं और फीटल बच्चे के लिए भी ये अच्छी नहीं है। मैटरनल रिस्क ये हो सकते हैं कि आपका लेबर जब स्टार्ट होगा तो वो लेबर प्रोलॉन्ग हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मदर के लिए डिस्कम्फर्टिंग सिचुएशन होती है। और नंबर 2 उसका C-सेक्शन के चांस भी बढ़ जाते हैं। हो सकता है हमें खुद लेबर इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा, फीटो मैटरनल डिसअप्रोप्रिएशन है या मल्टीपल रीजंस है, ज़ाहिर इंडक्शन नहीं लेबर स्टार्ट हो रहा, वो पुश नहीं करेगी बेबी नीचे, तो C-सेक्शन की तरफ जाना पड़ सकता है। और बच्चे के अंदर जो है वो क्या रिस्क हो सकते हैं, बच्चे के अंदर स्टिल बर्थ जो है वो हो सकती है और पेरीनेटल डेथ भी हो सकती है। बल्कि इस तरह के भी केसेस हमने देखे कि वुमेंस की डेट निकल जाती है लेकिन वो वेट करती रहती हैं कि हाँ भाई पेन स्टार्ट होगा तो हॉस्पिटल जाएंगे, क्या ज़रूरत है जानने की। तो बच्चे की मूवमेंट कम होती जाती है और इवन उसकी डेथ भी हो चुकी होती है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी और उन्हें पता भी नहीं होता। सो ये नहीं करना चाहिए। उनको डेट्स कैलकुलेट करके दें कि इफ़ इस डेट तक आपको पेन स्टार्ट नहीं होता तो आप हमारे पास आएँ। और जब वो हमारे पास आती हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1 ये कि हम फीटल सर्वेलेंस यानी फीटल वेलबींग, बच्चा ठीक है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। और नंबर 2 ऑप्शन ये होती है कि फीटल सर्वेलेंस, अगर बच्चा ठीक है तो ओके फाइन, हम वेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें लेबर जो है वो उसकी इंडक्शन खुद ही करनी पड़ती है। अगर हमें कहीं पे भी किसी टाइम पे भी लगे कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिस्क फैक्टर तो फिर हम खुद ही पेन इंड्यूस करा देते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तक तो अभी तक कोई इतना टेस्ट नहीं है कि मैं वो टेस्ट करूँ और बता दूँ कि क्या आउटकम्स हैं। लेकिन बहरहाल अल्ट्रासाउंड जो है वो एक अच्छी मोडालिटी है जिसकी मदद से हम फीटल आउटकम्स जो है वो देख सकते हैं। और सिमिलरली अल्ट्रासाउंड के अलावा CTG करके भी हम बच्चे की जो हार्ट बीट है, उसकी जो वेलबींग है, उसको भी मोनिटर करते हैं। अगर किसी भी टाइम पे हमें ये वाले पॉइंट्स मिलें, कौन से पॉइंट्स इनकी हम अभी बात करेंगे, तो हम इंडक्शन कर देते हैं। यानी अगर हम देखें कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एमनियोटिक फ्लूइड रिड्यूस है, या हम देखें कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, या हम देखें कि बच्चे की जो फीटल मूवमेंट्स हैं वो कम हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि अब अनफॉर्चुनेटली हमें खुद लेबर इंड्यूस करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो फीटल ग्रोथ कम है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, उसकी मूवमेंट कम है, जो CTG आप कर रहे हो वो नॉर्मल नहीं आ रही है। और इसी तरह अगर मदर जो है वो हाइपरटेंसिव है या मदर को कोई भी अंडरलाइंग डिजीज़ है, डिजीज़ कंडीशन है और 42 वीक्स गुजर चुके हैं और उसकी इंडक्शन नहीं स्टार्ट हुई, लेबर नहीं स्टार्ट हुआ, तो हम खुद इंड्यूस करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि काउंसलिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप उस वुमेन को काउंसल कर देते हो कि आफ्टर 42 अगर आप इजाज़त नहीं दे रही कि हम खुद लेबर इंड्यूस करें। बहुत सारे लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि डॉक्टर एम ही कर रही है, माएँ कहती हैं बस स्टार्ट हो जाएगा, छोड़ो इनकी बात पे ना जाओ, तो आपने इनको काउंसल ज़रूर कर देना है
एट लीस्ट 2 फोल्ड तक जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी का रिस्क है आफ्टर 42 वीक्स वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद उनको बताना है कि जितना आप इसको लेट करेंगी मे बी हमें सी सेक्शन की तरफ जाना पड़े, तो काउंसलिंग जो है वो उनकी आपने अच्छे तरीके से कर देनी है। सो ये एक आसान सा बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था पोस्ट डेट प्रेगनेंसी का। ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए 42 वीक्स हैं, ठीक है। अब एक और छोटा सा ही टॉपिक है, यहाँ पे उसकी बात कर लेते हैं। उसकी वैसे डिटेल बात तो अगले चैप्टर में ही होगी, लेकिन यहाँ पे चूंकि उन्होंने किया हुआ है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है वेजाइनल ब्लीडिंग। प्रेगनेंसी के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग जो है वो काफ़ी कॉमन है, लेकिन इससे जो वुमेन्स हैं वो डर जाती हैं, ज़ाहिर उनमें एक एंजाइटी बिल्ड हो जाती है कि भाई क्यों ब्लीडिंग हुई है, ठीक है। सो वेजाइनल ब्लीडिंग की अगर हम लोग बात करें, जिस तरह के आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये एक काफ़ी कॉमन कंडीशन है, और कॉमन होने के साथ साथ ये वुमेन्स के अंदर क्या भी करती है, एंजाइटी भी करती है। और हमेशा जब भी एक वुमेन एंजाइनल ब्लीडिंग के साथ आएगी तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करो, और अगर आपको कॉज मिलता है तो उसको ट्रीट भी करोगे, ठीक है। बहुत दफ़ा ब्लीडिंग माइनर होती है और कोई कॉज हमें मिलता भी नहीं है। ये चीज़ आपको पता होगी कि डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन हम वेजाइनल ब्लीडिंग को डिवाइड करते हैं। अगर तो लेस दैन 24 वीक्स पे ब्लीडिंग हो जाए, यानी अभी 24 हफ्ते नहीं हुए थे, 18वां 17वां 16वां 12वां हफ्ता है, तो उसको हम लोग फिर किस कैटेगरी में लेते हैं, मिसकैरेज, ठीक है। थ्रेटेड मिसकैरेज की कैटेगरी में वो आ जाता है। और अगर आफ्टर 24 वीक्स ब्लीडिंग होगी तो फिर वो एंटी नेटल हेमरेज में आता है। एंटी नेटल हेमरेज और पोस्ट नेटल हेमरेज दो टाइप्स हैं हेमरेज की। पोस्ट नेटल आफ्टर डिलीवरी, और 24 वीक्स के बाद अगर होगा तो उसको हम एंटी नेटल हेमरेज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटी नेटल हेमरेज है, इसको अगर हम लोग देखें तो इसकी जो रीज़न्स हैं वो मल्टीपल हो सकती हैं। यानी इसकी रीज़न मैटरनल रीज़न्स भी हो सकती हैं और फीटल रीज़न भी हो सकती हैं। यानी ये ब्लीडिंग माँ की वजह से या बच्चे की वजह से स्टार्ट हुई होगी, यानी मैटरनल रीज़न हो सकती हैं, या प्लेसेंटल हो सकती हैं, या मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं, ठीक है। एंटी पार्टम हेमरेज जो है, या एंटी नेटल ये जो एंटी पार्टम हेमरेज है, इसमें अगर हम देखें तो वो ये कहता है कि इसका इंसिडेंस अप टू 3% है, ठीक है। और इसको फिर एट्रीब्यूट हमने किया कि 1% होती है ड्यू टू प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइन प्लेसेंटा की वजह से। 1% होती है ड्यू टू प्लेसेंटल एब्रप्शन, जिसमें पेन, फुल ब्लीडिंग एट 32, 33, 34, फ्रेश ब्लड आ रहा है और पेन भी है, तो वो प्लेसेंटल एब्रप्शन है। इमीडिएटली एडमिट करना होता है, सी सेक्शन की तरफ जाना होता है। इसकी मैनेजमेंट दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके एक पूरा चैप्टर है, सो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 जो है प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, या 1% जो है वो ड्यू टू अदर कॉजेज ब्लीडिंग हो सकती है। इन दोनों का मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें पेन लेस ब्लीड होती है और इसमें पेन फुल ब्लीडिंग होनी है, ठीक है। अब उससे फिर आपके पास जो है वो कॉजेज़ बताए हुए हैं कि प्लेसेंटल कॉजेज़ जो हैं वो ब्लीडिंग के क्या हो सकते हैं। यही हमने बात की, प्लेसेंटा प्रीविया यानी लो लाइंग प्लेसेंटा, प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती हैं, या वेजा प्रीविया जो कि वेसल्स वहाँ पे ठीक नहीं है वो ब्लीड कर सकती हैं। लोकल कॉजेज़ में हम बात करेंगे तो सर्वाइसाइटिस हो सकता है, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन होती है, बिनाइन कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी में ब्लीड कर सकती है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, वेजाइनल ट्रोमा हो सकता है, कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमने ब्लीडिंग का कॉज ज़रूर रूल आउट करना है और उस मुताबिक उसको ट्रीट भी करना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जब भी पेशेंट जो है वो इस एंटीपार्टम हेमरेज यानी आफ्टर 24 वीक फ्रेश ब्लीडिंग के साथ आ रही है, तो इसको आपने थोड़ा जो है वो सीरियस रेड फ्लैग कंसीडर करना है, उसकी प्रॉपरेट हिस्ट्री लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो कह रही है कि जी पेनफुल ब्लीडिंग है और फ्रेश वेजाइनल ब्लड है, तो फिर ये एक इशारा देता है टुवर्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन, और यहाँ हमें उसको एग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत है। यानी फ्रेश ब्लड है तो आपने फ़ौरन जो है वो अल्ट्रासाउंड करना है, CTG करनी है, फीटल मूवमेंट चेक करनी है, और फिर उस मुताबिक जो है वो मैनेज करना है। अब यहाँ पे जो उसने जिक्र कर दिया थोड़ा सा कि हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री में आपने क्या चीज़ें पूछनी है। आपने नंबर 1 पूछना है हाउ मच ब्लीडिंग, कि कितना खून आया है, ठीक है। नंबर 2 फिर आपने उससे ट्रिगरिंग फैक्टर भी पूछना है कि क्या हुआ था, यानी पोस्ट क्वाइटली ब्लीड हुआ, इंटरकोर्स के बाद कोई वजन चीज़ उठाई, कहीं से गिर गई, क्यों ब्लीडिंग हुई। नंबर 3 आपने पूछना है कि क्या इसके साथ पेन है या नहीं है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये कि कॉन्ट्रैक्शंस तो नहीं हो रही हैं। नंबर 4 हमने बेबी की मूवमेंट के बारे में पूछना है कि बच्चे की हरकत में तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कमी आ गई है, ठीक है। और फिर ये भी पूछना है कि आपका जो शीशे वाला टेस्ट है सर्वाइकल स्मेयर वो कभी हुआ है, और अगर हुआ है तो आखिरी बार कब हुआ है, ताकि हम वजाइनल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट कर सकें। कब हुआ था, नॉर्मल था या नहीं था। तो ये सवाल जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कितना ब्लीड है, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर था, आप पेन है, कॉन्ट्रैक्शन है, बच्चे की हरकत कैसी है, और आपका शीशे वाला टेस्ट जो है आखिरी बार कब हुआ और वो कैसा रिजल्ट था, ठीक है। साथ ही साथ हमने ना सिर्फ हिस्ट्री बल्कि हमने एग्जामिनेशन के ऊपर भी वजाइनल ब्लीडिंग के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट करने हैं। उस पर ज़ाहिर हमारी मैनेजमेंट डिपेंड करेगी। नंबर 1 हम उसका पल्स ले लेंगे और ब्लड प्रेशर ले लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वो हीमोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं स्टेबल है। नंबर 2 हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो यूट्रस है वो यूट्रस क्या सॉफ्ट है, टेंडर है, किस तरह से है, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रप्शन में जो यूट्रस होता है वो काफ़ी टेंडर होता है। उसके बाद हमने फीटल हार्ट ऑस्कल्टेशन करनी होगी विद द हेल्प ऑफ CTG, ताकि बच्चे की वेल बीइंग के बारे में हमें पता चल सके। और अगर तो प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, लो लाइन प्लेसेंटा नहीं है, तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो फिर हम अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना सिर्फ आपने हिस्ट्री ले ली, आपने एग्जामिनेशन कर दी। नंबर 3 आपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस भी करवानी होंगी, जिसमें आप उसकी CBC कराओगे, क्लॉटिंग प्रोफाइल कराओगे, उसके बाद ब्लड क्रॉस मैचिंग हो सकता है ब्लड लगाना पड़ जाए, और अल्ट्रासाउंड करके बच्चे का जो साइज़ है, प्रेजेंटेशन है, एमनियोटिक फ्लूइड है, प्लेसेंटल पोजीशन और मॉर्फोलॉजी वो आपने चेक करनी है। तो इन्वेस्टिगेशंस, चूँकि अब यहाँ मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो आपने इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करानी है। CBC हो गया, उसके बाद क्लॉटिंग प्रोफाइल हो गई, क्रॉस मैच हो गया, अल्ट्रासाउंड से आप बच्चे की सर्वेलेंस सारी चेक करोगे। लास्ट चीज़ आती है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैनेजमेंट ज़ाहिर है डिपेंड करती है कॉज के ऊपर। तो पहले आपने सारी चीज़ जो करनी है वो कॉज फाइंड आउट करने के लिए करनी है। अगर तो मिनिमल ब्लीड है, लोकल वजाइनल ब्लीडिंग है, तो बस ठीक है, आप उसको कुछ एंटी फंगल दे दें और क्रीम दे दें और मिनिमम मैनेजमेंट कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेजर कॉज है, प्लेसेंटल एब्रप्शन है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो उसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। वो ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज के चैप्टर में वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे, चूँकि हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वजाइनल ब्लीडिंग एंड पोस्ट टर्म डेट्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि पोस्ट टर्म डेट का मतलब ऐसी प्रेगनेंसी जो कि 42 वीक्स हो गए हैं और अभी तक जो है वो लेबर स्टार्ट नहीं हुआ। ये आपको डेटिंग के थ्रू फाइंड करनी होती है। इसकी टियोलॉजी इतनी नहीं पता है। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक हो सकती है। माँ अगर आती है तो आपने बच्चे को चेक करना है, अल्ट्रासाउंड करना है। आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, ये कि आप इंडक्शन कर सकते हो और उसकी काउंसलिंग अच्छे से करोगे। वजाइनल ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, एंजाइटी का बाइस बनती है। लेस देन 24 है तो मिसकैरेज, मोर देन 24 वीक्स पे हुई है तो एंटी पार्टम या एंटीनेटल या पार्टम हेमरेज है, जो जिसका इंसिडेंस में मोस्ट कॉमनली प्रीविया और अब्रप्शन हमें मिलती है। प्रीविया में पेन लेस ब्लीड है, यहाँ पेनफुल ब्लीडिंग है। आप इसके कॉजेज़ देख लो। उसके बाद ये देख लो कि आपकी हिस्ट्री, आपकी एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं की बेस पे आपने कॉज को फाइंड आउट करना है और उसको मैनेज करना है। यहाँ तक कोई कंसर्न या कोई इशू हो इस चैप्टर में तो वो पूछ लें। नेक्स्ट में हम एक लास्ट टॉपिक जिसमें DSS इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करेंगे वो करने जा रहे हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।